अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को धक्का पहुंचाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि गवर्नर तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स को मंजूरी दे। चीफ जस्टिस BY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस को खारिज करते हुए कहा कि बिल्स को बाउजलत मुमकिन वापस कर देना चाहिए ताकि दस्तूर हिंद के आर्टिकल 200 की पहली शर्त पर अमल हो सके। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने अदालत पर जोर दिया कि वो इस मामले में कतई हिदायत जारी करे। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत गवर्नर के रहमो करम पर है, अदालत इस सिलसिले में हतमी हिदायत दे। मध्य प्रदेश में बिल्स अंदरून एक हफ्ता मंजूर किए जा रहे हैं, गुजरात में बिल्स की अंदरून एक माह मंजूरी हो रही है। ताहम तेलंगाना अपोजिशन की रियासत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ताहम सॉलिसिटर जनरल ने इस पर मुदाखलत की। इस मरहले पर सॉलिसिटर जनरल और दुबे के दरमियान गर्मा गर्म बहस हो गई। इस मरहले पर मुदाखलत करते हुए बेंच ने मामले को खारिज करने का फैसला सुनाया और कहा कि इस मरहले पर दरखास्त गुजार की जानिब से उठाए गए मसाइल की मेरिट में अदालत नहीं जा रही है। दस्तूर की दफा 200 कहती है कि गवर्नर को ऐसे बिल्स जल्द से जल्द मंजूरी के बाद वापस करने चाहिए जो रकमी बिल्स ना हो। अदालत ने पूछा कि गवर्नर दस्तूरी ओहदे पर फायज होते हुए ऐसा किस तरह कर सकते हैं। गवर्नर को दस्तूर के मुताबिक काम करना चाहिए और जल्द से जल्द ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स पर फैसला करना चाहिए। राजभवन में ज़ेर-ए-इल्तिवा बिलों पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अहम फैसला करते हुए एक बिल को नामंजूर कर दिया। गवर्नर ने क़ब्ल-अज़ीम बाज़ बिल की मंजूरी दी थी, जबकि मजीद 3 बिल्स को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखा था, जिनमें से एक को मुस्तरद कर दिया गया। गवर्नर ने DME यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन समेत तिब्बी तालीम में इंतजामी ओहदों की सुबुकदोशी की हद उम्र बढ़ाने से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बल्दियात में तहरीक अदम एतमाद की मुद्दत में 3 से 4 साल की तोसी के बारे में रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की। म्युनिसिपल कानून साजी तरमीमी बिल, जिसका मकसद कोऑप्शन अरकान की तादाद में इजाफा करना है और बाज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम की इजाज़त से मुतालिक बिल्स के बारे में यूनिवर्सिटियों के क़याम की इजाज़त से मुतालिक बिल्स के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब की गई। गवर्नर ने क़ब्ल-अज़ीम 3 बिलों को मंजूरी दी थी, जबकि मजीद 2 बिलों को गौर और मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया को भेजे थे। रियासती हुकूमत दोनों ऐवानों की जानिब से मंजूरा बिल्स को गवर्नर की जानिब से मंजूर करने में ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट रुजू हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नर को बिल्स को क्लियर करने की हिदायत दी थी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले की तहकीकात पर 28 अप्रैल को हाई कोर्ट हतमी फैसला सुनाएगा। इस मामले की तहकीकात CBI के हवाले करने कांग्रेस की दरखास्त पर आज अदालत में समाअत हुई। कांग्रेस की तरफ से विवेक धनकर एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस दरखास्त पर उजलत में समाअत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस केस के सिलसिले में FSL की रिपोर्ट नहीं आई है। खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए तहकीकात को जारी रखने की उन्होंने हाई कोर्ट से ख्वाहिश की। खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की हवालगी के बाद इजाफी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दोनों फरीकैन की दलाल की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की आइंदा समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर दाखिला अमित शाह की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाफिज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आईनी करार देने पर सख्त मजम्मत की। मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह के साथ पीर के रोज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अमित शाह, जो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला का कलमदान संभाले हुए हैं, इस फर्क को नहीं समझते कि आईनी और गैर आईनी क्या है। शब्बीर अली ने जोर देकर कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि मुसलमानों में माशी और समाजी तौर पर पसमानदा 14 जातों का अहाता करता है, जैसे कि एक पसमानदा तबकात कमीशन ने शिनाख्त की। उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किसी दूसरी कम्युनिटी के कोटे में कमी के बगैर फराहम किया गया था और इस पर अमल दरामद के लिए आंध्र प्रदेश असेंबली ने बाज़ाब्ता एक कानून पास किया था। कल चेवल्ला पब्लिक मीटिंग में इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल BJP के वर्कर्स को बात करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो तेलंगाना और आंध्रा में चल रहा है उसको हम बर्खास्त कर देंगे
और वो जो 4% रिजर्वेशन जो बचेगा हम ST, SC और BC में हम बांट देंगे। ये सुनने के बाद हमें ताज्जुब हुआ कि ये होम मिनिस्टर साहब पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, और वो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी तमीज़ नहीं है, और ये देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर बने हुए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे अनपढ़ लोग मुल्क के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला बने हुए हैं। आपको जानकारी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में लड़ाना, उनको एक लालच देना कि 4 भी तुम्हारे को दे दूंगा मैं, इस तरीके से बात कर रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये रिजर्वेशन की तारीख ये है कि ये मज़हब के नाम पे नहीं है। ये रिजर्वेशन है समाजी बैकवर्ड, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम, यानी समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन में सब मुसलमान नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, मुगल नहीं है, अरब नहीं है, शिया नहीं है, ईरानी नहीं है, मेमन नहीं है, ऐसे कई कम्युनिटीज रिजर्वेशन में नहीं है, क्योंकि वो लोग क्रीमी में आते, अपर कास्ट में आते। मगर यहाँ हम उन लोगों को दिए जो पेशे के तौर पर धोबी है, हजाम है, खसाब है, चमड़े वाले हैं, या फिर आपके तुर्का काशड़ पत्थर वाले हैं, सांपाओं को खिलाने और मदारी का काम करने, उन गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। ये होम मिनिस्टर को समझ में नहीं आया। क्या हुआ, कर्नाटक में रिजर्वेशन निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट एक ही तमाशा मारा कि भाई किस बेस पे निकाले, आप कैसे निकाले। तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जाके कहे कि भाई नहीं, हम आपका जजमेंट आए तक उसको पेंडिंग रख रहे हैं हम लोग। तो BC कमीशन के रिपोर्ट के बगैर लेना है तो इंक्लूड करना है तो होना है, एक्सक्लूड करना है तो BC कमीशन का रिपोर्ट होना, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के अंदर मैं भी वन ऑफ दी पिटिशनर उसमें हूँ, इम्प्लीड होकर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। ये अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश में लड़ाने की, नफरत फैलाने की और रिजर्वेशन कैंसिल करके लोगों को आस बता के लालच देने का जो काम कर रहे हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के सामने पेंडिंग है। इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लिहाजा अमित शाह के ऊपर एक्शन लीजिए, उनको पाबंद करा दीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोले, ट्रायल में है, ऐसे वक्त में एक देश का होम मिनिस्टर बात करना ये सरासर गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने एक बार फिर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को मुंतकिल कर दिया है और इस पर कोई GST नहीं लगाया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने अपने दावे की तस्दीक के लिए इस ज़िमन में शाये एक अंग्रेजी अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम लोगों के लिए दूध और दही जैसी बुनियादी ज़रूरियात पर भी GST लगाया जाता है, लेकिन अगर अडानी एयरपोर्ट लेते हैं तो कोई GST नहीं लगाया जाता। उन्होंने तंजिया अंदाज में लिखा कि क्या ये मुफ्त में फराहम करना नहीं है, ये मित्रकाल है। उन्होंने हैशटैग लगाया फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। वजीर IT KT रामाराव ने बंजारा भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में CM ST और MSc की तकरीब में 300 यूनिट तकसीम करने के बाद खिताब किया। ST तबके के नौजवानों से उन्होंने कहा कि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, बल्कि अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़े। KTR ने कहा कि KCR ना तो फिल्मी अदाकार थे और ना ही उनके साथ मीडिया थी और ना ही उनके पास अंबानी और अडानी की तरह दौलत थी। सिर्फ एक जज्बा था जिसके तहत 2001 में उन्होंने तेलंगाना को हासिल करने की जदोजहद शुरू की और 14 साल बाद तेलंगाना को हासिल करने में कामयाब हुए। उसके बाद पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए कई काम किए। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बैकवर्ड क्लासेस की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए हैं वो मुल्क भर में मिसाली हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने ST तबके की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम की तफसीलात पेश की।
इस मौके पर उपने असेंबली दानम नागेंद्र, अराकीन कानून साज काउंसिल MS प्रभाकर, वानी देवी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद थे। రకరకాల సమాజానికి రకరకాల భాగాలుగా మనం విభజించుకున్నాం. షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అని, షెడ్యూల్డ్ క్లాసెస్ అని, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని, మైనారిటీస్ అని, మళ్ళీ అదర్ కాస్ట్ అని, ఇట్లా రకరకాలుగా సమాజాన్ని మనం భిన్నంగా విభజించుకున్నాం. సరే, కొన్ని సౌలభ్యాలు ఉన్నాయి, దానివల్ల కొన్ని అసౌకర్యాలు ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. వాస్తవం ఏంటంటే, కాకపోతే అల్టిమేట్గా మన కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ప్రపంచం అంతా ఏ దేశం ఏది అనేది పక్కన పెట్టాడు, ఏ కులం ఏ మతం అనేది పక్కన పెట్టాడు. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం విశ్వ మానవాళి ఒకటై అలాంటి ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు ఒక్క విషయాన్ని మాత్రం మనందరికీ తిరిగి గుర్తు ప్రపంచ చిత్రపటంలో మార్చిన మనందరి అభిమాన నాయకులు అన్న కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా బిడ్డలందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు వారు చేసిన మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి మనసులో నుంచి పుట్టిన ఈ స్కీము వాళ్ళు ఏ విధంగా వారి జీవితాల్లో మలుపు తీసుకొచ్చింది, వారి జీవితాల్లో వెలుగునిచ్చిందో. हमारे सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी. उनका एक ही मकसद था, तेलंगाना के जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें डेवलप करना. 14 साल उन्होंने जदोजहद की. लोग जो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं पावर के लिए बनाते हैं, पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जो तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी, जो आज जिसका नाम BRS पार्टी रखा गया, वो तेलंगाना अवाम के डेवलपमेंट के लिए और खास तौर से बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए. आज जो अभी हम बाहर जो हमारे भाइयों के लिए जो ड्राइवर से ड्राइवर का ओनर के लिए गाड़ियां अलॉट की गई, आज बहुत बड़ा अच्छा फंड्स उन्हें डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है. हमारी बहुत से बहनें भाइयों ने बड़ी बात बताई कि हमारे पास ट्रेनिंग भी दी जा रही है हमारे ST ब्रदर्स को, ताकि वो बिजनेस में डेवलप हो सके. आज कारपोरेशन से लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी लोन दिया जा रहा है. इस तरह के स्कीम इंडिया में कहीं पर भी नहीं है. सीएम साहब का हमारा एक ही मकसद है, तेलंगाना का हर शहरी जो गरीब से गरीब है वो खुशहाल जिंदगी गुजारे. उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने खासतौर से हमारे ST ब्रदर्स के लिए माइनॉरिटीज के लिए जो बैकवर्ड है, चाहे ब्राह्मण भी गरीब है, उनके लिए भी डेवलपमेंट स्कीम लाकर सारे लोगों को डेवलप करना चाहते हैं. उसके लिए मैं खासतौर से हमारे हरदिल अजीज और डायनामिक मिनिस्टर लोग कहते हैं कि इंडिया में तो डेफिनेट हमारे सीएम साहब नंबर 1 सीएम है, मगर हमारे KT रामाराव साहब वर्ल्ड में, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वो जब भी बाहर ममालिक में दौरे में जाते हैं तो लोग उन्हें इस बात से एड्रेस करते हैं कि बहुत यंग एज में डायनामिक लीडर KTR साहब है, जो इंडस्ट्रीज को हमारे पास ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रोजगार मिल रहा है. शहर की तरक्की देखते हैं हर तरीके से. IT देखिए आप, पूरा इंडिया में अगर IT कहीं पर आ रहा है तो हमारा तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में IT डेवलप हो रहा है. उसके लिए काम करने वाले की जरूरत है. वो काम करने वाले डायनामिक मिस्टर हमारे KT रामाराव साहब है, उनका दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूं. अभी मैं कहा, हमारी मेयर मैडम से कहा कि हमारे सीएम साहब की जो फैमिली है वो एक ऐसी फैमिली है, हर गरीब से गरीब को इज्जत देते हैं. आप देखिए हमारे गरीब लोग जो भी हमारे भाई है यहाँ पर आए, हमारे KTR रामाराव साहब ने बाकायदा सेल्फी लेकर उन्हें भिजाया है. ये इनके कैरेक्टर्स है. अल्लाह ताला से हम हमेशा दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि TRS पार्टी जो आज BRS पार्टी बनी है उसे और तरक्की दे और हमारे सीएम साहब को यहाँ नहीं आगे तक मौका दे, ताकि हिंदुस्तान के लोग भी हमारे तेलंगाना के लोगों की तरह अच्छी तरीके से, खुददार तरीके से खुशहाल जिंदगी गुजारे. मेरी तरफ से खासतौर से मैं सत्यावती मैडम को मुबारकबाद देता. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वाजे किया कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है. तेलंगाना मोबिलिटी वैली के जरिए इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क़याम के मंसूबे में पेशरफ्त की जा रही है. हम तेलंगाना को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी का मरकज बनाने का मकसद रखते हैं. हमारा मंसूबा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से मुतालिक तमाम किस्म के पुर्जों को तैयार करना है. उन्होंने याद दहानी करवाई कि हैदराबाद में जारिया साल फरवरी में तेलंगाना मोबिलिटी वैली के जरिए इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क़याम के सिलसिले में माहिदे किए गए थे. वज़ीर मौसूफ ने ज़हीराबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के यूनिट की तामीर के सिलसिले में संगे बुनियाद रखा. इस तकरीब में रुकन असेंबली मानिक राव के अलावा बेशतर कायदीन ने हिस्सा लिया. इस मौके पर वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि इस कंपनी ने ज़हीराबाद में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है.
अंदरून 21 दिन TSI पास के जरिए इंडस्ट्री के क़याम के सिलसिले में दरकार इजाजतनामे दिए जा रहे हैं। TSI पास की पॉलिसी मुल्क के लिए मॉडल बन गई है। तेलंगाना में 23,000 सनतों का क़याम अमल में लाया गया है। रियासत को बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हासिल हो रही है। 20 लाख अफराद को मुलाजिमत के मौके हासिल हुए हैं। మన పిల్లల మీద ఇక్కడ ఉండే ఉద్యోగార్థుల మీద బాధ్యత ఉంటుంది. ఈ అవకాశాలను ఎట్లా అందిపుచ్చుకుంటాం? మన జహీరాబాద్లో ఉన్న నిమ్స్లో, మన జహీరాబాద్లో ఉన్న మహిళా యూనిట్లో కొత్తగా వస్తున్న అవకాశాలు వేరే వాళ్ళు ఎవరికో కాకుండా స్థానికంగా ఉండే మన జహీరాబాద్ పిల్లలకి, మన సంగారెడ్డి పిల్లలకి, మన తెలంగాణ పిల్లలకే రావాలన్న తప్ప మాకు వేరే एजेंडा కూడా లేదు. నేను ఐ రిక్వెస్ట్ सुमन मिश्रा जी, मैडम यहाँ पे आप जो नया यूनिट चालू करियो, शुरू करियो, इसी में our request and I think the local peoples and local representatives request also is that local employment be given preference. If needed, a local skilling center can be established. Government is more than happy to set up a local skilling center. अगर आप लोकल बच्चे जो हैं यहाँ पे इनको अगर ट्रेन करेंगी और जितना ज्यादा हो सके उतना 80%, 90% जितना ज्यादा हो सका उतना अगर एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को अगर दे जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी. और लोकल भी to be in consonance with the local ecosystem is always important, because it goes without saying that if your unit has to flourish and if it has to export to many other countries besides many other states in India, then I think it is important that we continue to encourage the local talent. చివరిగా నేను చెప్పే మాట ఒకటే, తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత 9 वजीर महबूद कुपला इशमन ने कहा कि मुल्क भर में BRS को मिलने वाली हिमायत को बीजेपी के कायदीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है, जो मुमकिन नहीं है। जल्द ही रियासत में बीजेपी खाली हो जाएगी और दिल्ली में वजीर आजम की कुर्सी भी खाली होगी। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी नाकामियों की वजह से 2024 में गुजरात वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम में ये शदीद एहसास है कि अगर मोदी एक बार फिर वजारत उज़्मा पर फायज होंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की क़यादत अडानी के हाथ में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी कायदीन का दिन भर का ढोंग काम नहीं आएगा और दिल्ली के कायदीन के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि इख्तिदार पर वापसी बीजेपी का एक वहम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मायूस हैं क्योंकि कर्नाटक में जाफरानी जमात शिकस्त से दोचार होगी। बीजेपी जात पात और मजहब के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमतों को डबल इंजन की नहीं बल्कि दोहरे मियार की हुकूमतें करार दिया और कहा कि चाहे मरकज कितनी भी चालें क्यों ना चले, तेलंगाना में BRS तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी। हरीश राव ने खम्मम में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, BRS के रुकने पार्लियामेंट नमन नागेश्वर राव, साबिक वजीर T नागेश्वर राव और दीगर के साथ पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अमित शाह के दौरे और जलसे में उनकी तकरीर पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में अवाम नजर नहीं आई। उन्होंने पूछा कि रियासत को मरकज से उसूल तलब 1350 करोड़ रुपए की रकम का क्या हुआ? ये रकम तेलंगाना का हक है। ఈ కల్లూరు మండల పార్టీ కార్యకర్తలకు, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎండ బాగా కొడతా ఉంది వాస్తవానికి. నిన్న వాళ్ళేమో అమిత్ షా మీటింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎండ తగ్గినాక పెట్టిండ్రు. ఈ మీటింగ్ ఏంది, మొత్తం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గ మీటింగ్ కాదు, పోనీ మొత్తం కల్లూరు మండల మీటింగా కాదు. కల్లూరు మండలంలో సగం మీటింగ్ ఇది, అది కార్యకర్తల మీటింగ్. కానీ ఈ మీటింగ్లు ఉన్నంత మంది కూడా చేవెళ్ళ మీటింగ్ కాడ లేరు మొన్న. అంటే ఇది టీఆర్ఎస్ బలం. ఓ మీరు 4 జిల్లాలకే జనాన్ని సమీకరించి మొత్తం నాయకులు రాష్ట్రం అంతా పోతే మా కల్లూరు మండలంలో సగం కార్యకర్తల మీటింగ్. हैदराबाद पुलिस ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैस शर्मिला को पार्टी के दफ्तर के सामने गिरफ्तार कर लिया। बाद उन्हें जूबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। शर्मिला अपने दफ्तर से बाहर निकल रही थी कि पुलिस ने उनको रोक दिया, जिस पर उनकी पुलिस से बहस और तकरार हो गई। इस वाक़े से लोटस पॉइंट इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस के रवैये पर बतौर एहतजाज शर्मिला सड़क पर बैठ गई। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद उनको गाड़ी में बिठाते हुए जूबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस से शर्मिला ने पूछा कि उनको क्यों रोका जा रहा है।
वो अपने जाती काम के सिलसिले में बाहर जा रही हैं। शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि रियासत में जमहूरियत नहीं है, पुलिस सिर्फ वजीर आला के लिए ही काम कर रही है। शर्मिला ने कहा कि वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले पर हाईकोर्ट की इजाजत से 26 अप्रैल को इंदिरा पार्क के करीब एहतजाज करेंगी। उन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत पेपर लीक मामले की वजाहत किए बगैर दोबारा इम्तिहानात क्यों मुनक़िद कर रही है। सदर तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी आरएस प्रवीण कुमार ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से चेवल्ला के जलसा में की गई तकरीर के दौरान तेलंगाना में जारी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त कर देने के ऐलान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए गए, बल्कि ये तहफ़्फ़ुज़ात माशी पसमानदगी की बुनियाद पर दिए गए जो मुसलमानों का हक है। उसे बीजेपी तो क्या कोई और ताकत भी खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अमित शाह तेलंगाना में इख्तिदार का जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। बावजूद भी मतलब बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अमित शाह साहब ने दिए, गलत है कि हम पहले से बोल रहे हैं। ये काम पिछले राजेंद्र सचार कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमीशन और यहाँ तेलंगाना के चलप्पा कमीशन और सुधीर का कमीशन, बहुत सारे कमीशंस ये माइनॉरिटी में, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज में बहुत सारे कैस ऐसा है कि बहुत गरीबी में है। वो गरीब लोगों के लिए संविधान के मतलब कानून के मुताबिक उसको तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे, लेकिन अमित शाह जी ने फिर एक बार गलत और एकदम सच्ची झूठ बताया लोगों को, कि सफेद झूठ बताया कि वो पूरा ख्वाम के ऊपर रिजर्वेशन दे रहा है, गलत है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऐसा बात नहीं करना चाहिए और उतना रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में रह के भी ऐसा गलत बोलना, लोगों को डाइवर्ट करना, वो गलत बात है। तो अर्जेंटली यूनियन होम मिनिस्टर वापस लेना चाहिए अपना स्टेटमेंट को, ये गलत है। तो मगर हैदराबाद शहर में गाड़ी के सायरन के गैर कानूनी इस्तेमाल की तलब वाले ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस इस लानत के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाएगी और गैर कानूनी सायरन का इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियों को जब्त करेगी। इतवार को एक सहाफ़ी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी सायरन का इस्तेमाल कर रही है, जो टोली चौकीदार रेती बौली की सड़क पर ट्रैफिक को हटाते हुए जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों में गैर जरूरी तौर पर सायरन के इस्तेमाल का इतराफ़ करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने लिखा कि हाँ, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सायरन का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए खुसूसी मुहिम के अलावा बाज़ एम्बुलेंस गाड़ियां उस वक्त भी गैर कानूनी तौर पर सायरन का इस्तेमाल कर रही हैं जब उनमें मरीज नहीं होता या फिर फर्जी मरीज ले जाते हुए उनमें सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी एम्बुलेंस गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही अवाम से दरख्वास्त की कि गैर कानूनी सायरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के शवाहिद के साथ इस बात की इत्तला दें। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के कई अजला जिनमें भद्रादरी, कुतगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, वरंगल, हनुमकोंडा, जनगांव और यादाद्री भुवनगिर में गरज और चमक के साथ
30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं और सालाबारी के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि इसी तरह की सूरत हाल इम्कान है कि अजला निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना, सिलसिला और दीगर अजला में भी हो सकती है, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। कोसमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक फाइनेंसर ने मुबैना तौर पर एक 15 साल लड़के का कत्ल कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि इस लड़के का नाम, जिसकी पहचान सुहेल के तौर पर की गई है, पहले इसका अगवा किया गया, उसके बाद केशव नगर इलाके में उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उस लड़के को जख्मी हालत में एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वो जख्मों से जान बच ना हो सका। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अच्छा, मैंने तो काम काम कितने साल का बच्चा 15 साल का है, छोटी उम्र का बच्चा है। चलो मेजर है बोले तो एक बात है, बच्चा छोटा है, ये जो ऐसा करते हैं जो करें इसकी वजह से अपने इंसाफ होने का है। सारे बोल के बता रहे आइडिया तो नहीं बता रहे। वो लोग शिक्षक जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में है और एक पीएस में बैठा हुआ है, वो लोग बता रहे कि ऐसा लेके जाके हम लोग को मारे, लेके जाके तो वहाँ पर डालने को ऐसे हम लोगों को पता लगा कैसा हुआ। बच्चे को पेट्रोल पिया गया, पेट्रोल पिला के मारे तो पेट में पेट्रोल भी निकला हॉस्पिटल में। आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली है सर? आज 3 सवा 3 घंटे पे इन्फॉर्मेशन है। तो आप कब गए वहाँ पर? वहाँ इमीडिएटली 15-20 मिनट पहुँच गए वहाँ। तो कैसा लगा कि हाँ हालत कैसी थी जब देखे? गए पता एकदम निडाल पड़े हुए थे, सीधा हॉस्पिटल पे लेके उस्मानिया हॉस्पिटल। उनका डेथ कब हुआ? 9:09 बजे। तो 4%-5% था जब बेड में इन्वर्टर लगे थे, 4-5% था। फिर उसके बाद में बोले कि भाई खत्म हो गया बच्चा। इंसाफ होना और अपना लीगल तरीके से जा रहे हैं, लीगली से अपना काम होना है। ये खास तौर ये क्या है, केस का हल करना और उसको सजा होना। अपना छोटा है, आज अपना बच्चा है, किसी का भी बच्चा कर सकता, तो छोटे बच्चों को करना बड़ा गुनाह है और बच्चों को करना भी चाहिए। इससे हमारे को मदद होना और हमारे को इंसाफ होना। बच्चा एक लौता एक बेटा है हमारे। उनके वालिद साहब क्या काम करते हैं? उनके वालिद साहब मोहम्मद मकबूल है, ये इन टेलरिंग शॉप है, जो टेलर साहब की दुकान वाली है। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मैं गुंटली में रहता हूँ। सोहेल मोहम्मद सोहेल का भांजा है। रात में हम लोग हमारे बहन फोन कर रहे थे, 5:30-6 के दरमियान ऐसा बच्चा नहीं आया। रात में क्या टाइम भी नहीं आया, मतलब 9 बजे से नमाज पढ़ के जब निकल गया। उसके बाद में बच्चे को इत्तला नहीं है, फोन कर तो फोन स्विच ऑफ आ रहा, वो बच्चे का मिलना भी नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में मैं 5-5:15 के दरमियान में निकल आया। आने के बाद उनके 2 दोस्त थे, 2 दोस्तों से बात करा और एक नंबर दिए। हैदराबाद के एहसान नगर इलाके के बोराबंडा में आज एक सिरफिरे आशिक ने चाकू से हमला करते हुए एक 30 बरस की खातून का गला काटने की कोशिश की और उन्हें संगीन रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में इस खातून को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा किशोर कुमार इस खातून का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। वो अपने प्यार और शादी के प्रपोजल को कबूल करने के लिए उस खातून को मजबूर कर रहा था। खातून की दिलचस्पी नहीं होने की वजह से उसने उससे बचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी। किशोर कुमार ने पीर के रोज उसका पीछा किया और चाकू से उसका गला काट दिया। किशोर कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के दुमाईपेट में उस वक्त पेश आया जब बाइक पर जिस पर ये नौजवान सवार थे उसको चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बाइक सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त तिरुमलपुर के रहने वाले 18 साल पी राजेंद्र और सिद्रापल्ली के रहने वाले 19 साल पी अक्षय के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपने दोस्त के मकान गए थे और वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।